जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः रमयूणजिणवीरम् अनन्तवर्णाणदंसणसावम् वोचामि सणियं सारम् केवली सुध केवली मणिदम्। यह नियम सार नामक समागम है। इसमें तीसरी गाथा अपनी चल रही है। इसमें जरा हम विचार करें, पहले मूल गाथा पढ़ते हैं। नियमेणयजं कज्जं रमणीयमम्लाणदंसण चरितं विविरीय परिहरत्थं भणिदं खलु सारमिति वयणम्। इनसे भी बात करेंगे बाद में, ताकि उनका हमारा टाइम अलग है। इनसे निवेदन कर लेंगे कि आप 8:30 तक संडे को कर लो, ताकि ये डिस्टर्ब नहीं। चल कोई बात नहीं। अपना जो मूल विषय है, इसमें तीसरी गाथा में आज का जो विवक्षित विषय है वो है कि विविरीय परिहरत्थम भणिदम खलु सार विधि वयम। अब इसमें दो शब्द भी मैंने छोड़े हुए हैं। तीसरी गाथा पेज नंबर 7। कोई बात, मन का थोड़ा शांति रखिए। अपने आप वो लोग भी समझदार है, उन्हें पता है कि यह स्वाध्याय हो रहा है, तो वो अपने आप सब एडजस्ट करेंगे। बहुत समझदार लोग, कोई नादान नहीं है। सुनो, तो जो यहाँ पर क्या कहा कि सारम यदि वयणम भणिदम, सार जो वचन है, माने सार नामक जो शब्द का नियम सार ग्रंथ का नाम है ना, तो उसमें जो सार नामक शब्द का प्रयोग किया गया है वो क्यों किया गया है? नॉर्मली अभी तक अपन ने जो चर्चा की थी उसके अनुसार सार माने या तो संक्षेप होता है या सार माने निष्कर्ष होता है। दो बातों का अंतर ध्यान, क्या अंतर है दोनों में संजय भाई? संक्षेप माने खाली संक्षिप्त कर दिया, अब उसको वो निष्कर्ष वही है ये जरूरी नहीं। कई बार जो निष्कर्ष है वह बड़ा भी हो सकता है, उसको समझाने में समय भी लग सकता है, और कई बार वो एक शब्द में भी हो सकता है। तो उसका अर्थ अकेला संक्षेप नहीं, सार का अर्थ जब निष्कर्ष रूप में हम लेते हैं, इसका सार बता रहे हैं, ठीक है ना? तो एक वो भी होता है और एक होता है संक्षेप, माने हमने मूल बात तो विस्तार में जगह जगह की है, पर यहाँ पर हम उस बात को संक्षेप में कर रहे हैं, डिटेल्स नहीं देंगे ख्याल में। पर यहाँ पर आचार्य देव ने क्लियर किया कि यहाँ दोनों ही अभिप्राय इष्ट नहीं है। आचार्य संजय भाई बात समझे? यहाँ दोनों ही इष्ट नहीं, दोनों ही इष्ट नहीं, मतलब ना तो सार रूप में कहना इष्ट है, ना संक्षेप में कहना इष्ट। ये आज मतलब एकदम ख्याल गया मेरा, मैंने कहा आचार्य यहाँ कुछ और कह रहे हैं। हम लोग चूक जाते हैं कई बातों को जो हमें पहले से सुनी या पढ़ी हुई हो ना, उनको हम हाँ बधु खबर छे, जो गुजरातियों में चलता है ना, बधु खबर छे, सब पता है। आचार्य के वचनों को हर कदम पे सावधानी से ही लेना, कहीं ऐसा नहीं सोचना कि हाँ हमें तो सब आता है, हमें पता है। आचार्य हमेशा सावधान करते हैं। आप नवीन जी जरा गौर करना, आज तक हमने सार शब्द के दो ही अर्थ समझे, एक संक्षेप माने विस्तार से कथन नहीं करना, और दूसरा सार माने सिर्फ निष्कर्ष बता दो कि आप जो पूरी बात कहना चाहते हैं उसका निष्कर्ष क्या है, ठीक है ना? तो
तो ये नियम सार की रचना, यदि नियम के निष्कर्ष, नियम क्या है? दंसरणाण चरित्रम, मोक्ष मार्ग, यदि वह नियम है तो उसका सार यदि कहना है तो आप एक वाक्य में भी कह सकते हो। तत्वार्थ सूत्र में कहा ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, हो गया भैया, पूरा नियम सार हो गया इस हिसाब से। तो ये अलग से ग्रंथ कह क्यों रहे हैं? देखो, अभी तक जो मैंने इस नियम सार के बारे में आपको चर्चा की थी, आज मतलब बहुत ही अद्भुत विषय है, आप ये ध्यान रखना। अभी तक जो चर्चा की थी वो ये की थी, इसका परिचय ये दिया था कि आचार्य कुंद ने निज भावना के निमित्त ये लिखा, ठीक है ना। लेकिन इस गाथा में आचार्य देव कुछ और ही कह रहे हैं। वो जब कोई चीज, जैसे कोई लेखक है, वो बहुत सी चीजें लिखता रहता है, जब जब जैसे विचार आते हैं लिखता ही रहता है। अब वो जो लिखता है, लेकिन कुछ कुछ पे वो खुद भी रीझता है। उसकी हर कृति, उसकी हर रचना उसी के लिए सबसे प्यारी नहीं होती, समझ गए? तो जो अंत में उन्होंने लिख दिया, वो क्यों लिख दिया कि अरे ये तो मेरी अपनी भावना पुष्ट हो रही, ये मेरी सबसे पसंदीदा, इस रूप में लिख दिया। शुरुआत करते समय आचार्य का लक्ष्य कुछ और था, और अंत्य उनका कथन जो है, उपोद्घात कथन जिसको कहते हैं, अंत्य कथन, या जिसे अपनी ओर से जो भाव व्यक्त करना, वो कुछ और था। हमने उसको लक्ष्य मान लिया कि आचार्य देव ने अपनी भावना की पुष्टि के लिए नियम सार लिखा। हमने यही चर्चा की थी, स्वीकार कर रहा हूँ, यही की थी, क्योंकि हमें तो यही लगा। लेकिन इस गाथा में आचार्य देव कुछ और कह रहे हैं, उसी पे फोकस कराने के लिए आज की चर्चा केंद्रित रही। यदि वो अपनी भावना के निमित्त लिखते तो फिर वो सारी चीजें कुंद कुंद के लेवल पे होना चाहिए, समझ गए? और कुंद कुंद को क्या मोक्ष मार्ग के बारे में विपरीतता कुछ थी? पॉइंट समझ रहे कि थी? कोई विपरीतता नहीं थी। तो विपरीतता के परिहार के लिए ये सार रूप वचन है, इसको सार कहा है। माने इसको यहां पर जो मोक्ष मार्ग का प्ररूपण आएगा, उसका सारपना क्या है? कि सारपने का अर्थ ना तो संक्षेप है और ना ही उसका निष्कर्ष है, बल्कि क्या है कि वो नियम के बारे में जितनी विपरीतताएं लोक में प्रचलित है, जितने कंफ्यूजन है, जितने भ्रम है, उन सबको दूर करने के लिए मैंने ये नियम सार नामक ग्रंथ लिखा। सार का मतलब नियम सार से आप बात समझ रहे? देखो, मैं इस बात को मुझे देखो, आप भी जानते हैं मेरी आदत है, और मैं भी समझता हूँ कि जब कोई गंभीर बात करना हो तो उसको थोड़ी मंथरता से करो, धीरे से करो, हड़बड़ी में मत करो। 2 बार करो, 3 बार करो। जो अध्यात्म शास्त्र में पृष्ठ पेषण दोष नहीं है, ऐसा टोडरमल जी ने लिखा और कई विद्वानों ने लिखा कि अध्यात्म शास्त्र में पुनरुक्ति कोई दोष नहीं, बल्कि उसके रस के परिपाक के लिए पुनरुक्ति की जानी चाहिए। ठीक है भाई साहब? तो मैं इसलिए करता हूँ, कोई मतलब विषय नहीं है कहने को, इसलिए नहीं करता। ठीक है ना? फिर से गौर करना, अपनी शुरुआती चर्चा क्या थी कि नियम सार की रचना आचार्य कुंद देव ने अपनी भावना के निमित्त की। ठीक है? उन्होंने स्पष्ट लिखा, करणीय भावना निमित्तम मये कदम नियम सार नाम सुदम, साफ साफ लिखा। अब प्रश्न ये है कि जब यदि वो निज भावना के निमित्त था, तो जिससे अपनी भावना पुष्ट होती हो वो अकेली बातें लेना चाहिए थी। लेकिन आप तो संकल्प कर रहे हो कि नियम सार शब्द में जो सार शब्द है वो मेरे सार का अर्थ मेरा विपरीतता का परिहार है।
इसका मतलब कुंद कुंद के समय तक मोक्ष मार्ग के बारे में बहुत सी विपरीत बातें प्रचलित हो चुकी थी, बहुत सी भ्रामक बातें प्रचलित हो चुकी थी। उनका परिहार करने के लिए आचार्य कुंद कुंद ने नियम का सार लिखा। अब ये नियम सार एक शब्द पर मत जाइए, नियम का सार लिखा। इसमें जो सार शब्द दिया उसका टारगेट, उसका गोल, उसका लक्ष्य क्या है? विपरीतता का परिहार, ना कि सार, ना कि संक्षेप। बात समझ? अभी तक हमने इस दृष्टि से इस वाक्य की चर्चा नहीं की थी। पढ़ा तो था, लेकिन तब क्या कहा था? सार रूप में या संक्षेप, निष्कर्ष रूप में या संक्षेप रूप में, अनावश्यक विस्तार नहीं। लेकिन वो साफ कह रहे हैं कि मुझे विस्तार करना पड़ेगा तो विस्तार करूंगा, और संक्षेप करना पड़ेगा तो संक्षेप करूंगा। मेरा ना विस्तार टारगेट है, ना संक्षेप टारगेट है। जिन पक्षों, मोक्ष मार्ग के जिन पक्षों के बारे में कुंद कुंद के युग में जो जो भ्रम व्याप्त हो गए थे, जो जो विपरीतताएं चल पड़ी थी, उन सब का परिहार कराना ये लक्ष्य है। यदि कोई योग्य विद्यार्थी मिल जाए रिसर्च करने वाला, और नियम सार पर मैं रिसर्च कराऊं, समय तो लगेगा, लेकिन इतना बड़ा रिवॉल्यूशन होगा कि आप चौंक जाएंगे। मतलब उन्होंने जो जितने इसमें 12-14 जो भी अधिकार लिए हैं, उन अधिकारों के बारे में जो जो उनने तो समाधान दी, विपरीतता का परिहार दिया। तो विपरीतता क्या थी? नवीन जी, मेरा प्रश्न ख्याल में, विपरीतता क्या थी? यानी कुंद कुंद के काल में उन विषयों के बारे में कौन कौन सी विपरीतताएं प्रचलित हो गई थी, जिनके परिहार के लिए नियम सार नाम का ग्रंथ लिखना पड़ा। आज मतलब मैं बहुत अभिभूत हूं। कई बार पढ़ा नियम सार, कई बार ये गाथा भी पढ़ी, लेकिन आज तक इस पक्ष पर ख्याल नहीं दिया। पिछली बार तो कुछ और मैं वही कह रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं कि पिछली बार सार माने संक्षेप, या सार माने निष्कर्ष, यही बात थी। गौर नहीं गया था कि आचार्य देव ये कह रहे हैं। हम जब तक आचार्य के वचनों की प्रॉपर तरतमता नहीं देखेंगे, उनका क्रम नहीं देखेंगे, कौन किसके साथ प्रयोग किया आचार्य ने ये नहीं देखेंगे, तब तक ऐसी चूकें होती हैं। चूंकि उसमें गत रविवार की जो चर्चा थी, उसमें सार शब्द का जो अर्थ लिया था, उसका कारण था वो प्रिय भावना निमित्तम मयि कदम। मैंने तो अपनी भावना, जो जो मुझे पसंद चीजें हैं उसको संक्षेप में लिख दूंगा। अपना गोल वो था, समझ गए? लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो वचन क्यों हुआ कि कुंद कुंद को नियम सार जिस भावना से लिखा गया, वो तो लिखा गया, वो ये भावना थी। लेकिन लिखे जाने के बाद उन्हें स्वयं इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि उन्होंने उसको बारंबार पढ़ के अपनी भावना की पुष्टि करना प्रारंभ कर दिया, और उसी के रूप में वो गाथा लिखी गई, प्रिय भावना निमित्तम मयि कदम नियम सार। वो स्टार्टिंग नहीं थी, वो गोल नहीं था, वो लक्ष्य नहीं था। जब हम कुछ लिखने बैठते हैं तो पीछे दृष्टिकोण कुछ और होता है, और वो हमें अन्य अपनी रचनाओं से अधिक पसंद आ जाती है, उसका कारण कुछ और हो। वो गाथा लास्ट में ही क्यों लिखी, शुरुआत में क्यों नहीं लिखी? बात समझ में? क्यों? क्योंकि जब उन्होंने इसको 2-4 बार पढ़ा, उन्हें बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने साथ में जोड़ दिया ये भावना निमित्तम मयि कदम नियम सार। वो एक दिन में तो लिखा नहीं है। कभी कभी हम अपनी रचना पे खुद ही रीझते, अन्य रचनाओं की तुलना में हमें वो बहुत पसंद आती, पर्सनल मोटिवेशन के काम आती, ख्याल में? तो ऐसा कहा जाए, पर वो पसंद, तो वो रचना आपने अपनी पसंद के लिए लिखी थी? नहीं,
तो पसंद वो उसका उद्देश्य क्या था? ये तो उद्देश्य परिस्थिति आ गई। सही। देखो कितना अंतर पड़ रहा है संजय भाई। जरा विचार करें कि हम आचार्य के किसी बात को यदि जल्दीबाजी में आगे बढ़ जाएं तो नतीजा क्या होगा? भाई साहब अमित जी, इस तरह से तो कहीं ये व्याख्यान किया हुआ नहीं मिलता, जबकि कुंद कुंद स्पष्ट लिख रहे हैं। उन्होंने कहीं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। वो स्पष्ट कर रहे हैं आपको कि विवरीय परिहृतम बणिनम खलु सार विधि वर्णम। खलु जोर दे रहे हैं, वास्तव में ये कोई संयोग नहीं है। दिस इज एन टारगेट, ये टारगेट है मेरा, ये मेरा लक्ष्य था। क्या? विपरीतता का परिहार, ये मेरा लक्ष्य है, इसीलिए मैंने इसे सार कहा। यहां सार कहने का अर्थ देखो, एक और अंतर, समय सार आदि में सार भी कहा, लेकिन मूल शुरुआत में उन्होंने ग्रंथ का नाम पाहुड़ दिया, सार नहीं दिया। वो छामी समय पाहुड़, भाई साहब दिया कि नहीं? तो वो तो पाहुड़ है, लेकिन प्रवचन सार और नियम सार ये वास्तव में सार है। इनको हम लोग पाहुड़ कहने लगे, 84 पाहुड़ लिखे थे, उस क्रम में कहने लगे। ये सब मतलब हमारे किसी ने कोई शब्द प्रचलित कर दिया और हमने उसी को अनुकरण शुरू कर दिया। पाहुड़ ग्रंथ है क्या? क्या कहते हैं? नहीं, ग्रंथ तो सभी, ग्रंथ तो पाहुड़ माने होता है, देखो पाहुड़यम अहियारम, जो जिन वाणी का, भगवान की वाणी का, द्वादशांग का जो एक अधिकार है, जिसमें मतलब एक बात पूरी तरह से दी गई है। दिस एन चैप्टर, एक चैप्टर है, दिस इज ए चैप्टर, तो वो एक चैप्टर है, इस अर्थ में अधिकार शब्द का प्रयोग है। और दूसरा, जो भव्य जीवों के लिए भेंट स्वरूप है। माने हम आपके यहाँ 5 किलो गेहूं लेके पहुंच जाए तो भेंट कहलाएगा? आप बताओ, खाने के काम में तो वो भी आते हैं। 2 किलो चने की दाल लेके पहुंच जाए तो भेंट कहलाएगा? 1 बोरी नमक लेके पहुंच जाए तो भेंट कहलाएगा? तो भैया पैसा तो सब में लग रहे हैं, फ्री का कुछ नहीं आ रहा। फिर भी भेंट क्यों जब हम कहते हैं तो उसमें वह दूसरे को हर्ष प्रदायक होना चाहिए, उसके मन में आह्लाद हो, बच्चे ललचा के देखें, तब तो उसे भेंट कहा जाए। समझ गए ना? वो रूटीन नहीं हो, वो स्टोर की चीज नहीं हो, वो रेडी टू यूज हो। समझ गए? तब वो भेंट कहलाती है। बाकी रसद कहलाती है, भेंट नहीं कहलाती। ठीक है ना? किसी के यहाँ जरूरत होती है, किसी के यहाँ बहुत गरीबी है, हम उसे दाल चावल भी ले जाके देते हैं, लेकिन वो भेंट नहीं है, वो उसको रसद सामग्री, जीवन की आधार सामग्री दे रहे हैं। भेंट कब कही जाएगी? कि जो देखते ही चित्त में एकदम प्रसन्नता बढ़े, बच्चे भी हर्षित हो जाए और रेडी टू यूज हो, तत्काल हम उसका उपयोग कर सकते। इसलिए कुंद कुंद ने जो पाहुड़ ग्रंथ दिए वो तत्काल प्रयोग करने के लिए थे। समय पाहुड़ जो है वो वास्तव में भव्य जीवों के लिए तत्काल प्रयोग करने का। आप अभी के अभी प्रयोग करो, अभी अपना के देखो, अभी पर्याय दृष्टि छोड़ो, तुम्हें अभी संकित की प्राप्ति होगी। ये जो सीधा इंस्टेंट ट्रीटमेंट है, इसलिए उसे पाहुड़ कहना सही। लेकिन नियम सार में जो सार शब्द है, आचार्य ने उसका मैंने क्लैरिफिकेशन दिया कि मैं ऐसे सार ही कह रहा हूं, पाहुड़ नहीं कह रहा हूं। और सार कहने का उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य है कि विपरीतता का परिहार करना। यदि कोई व्यक्ति कहे कि विपरीतता का परिहार करना है, इसका मतलब नवीन जी विपरीतता मौजूद है, और मौजूद नहीं है केवल, बल्कि इतनी बढ़ गई है कि उसका इलाज करना अब जरूरी हो। छोटी मोटी समस्याएं होती हैं
तो आप आसानी से सर्जरी कराने को तैयार होते हैं। छींक आ गई, हल्का फुल्का बुखार हो गया है, थोड़ा बहुत सिर दर्द हो गया, पैर में कांटा लग गया, सर्जरी कराते हो? लेकिन जब सर्जरी कराने के लिए कंसल्ट टू सर्जन, यदि डॉक्टर ये लिख दे आपका फिजिशियन, कीप कंसल्ट टू सर्जन, जब ये लिखा जाए इसका मतलब क्या है नवीन जी? सीरियस मामला। हाँ, अब परेशानी बहुत बढ़ चुकी है। अब ये एवरेज बात नहीं है, इसको लाइटली नहीं लेना। इसका मतलब कुंद कुंद के काल में मोक्ष मार्ग के बारे में विपरीतताएं इतनी बढ़ गई थी कि उनका परिहार करने के लिए उन्होंने मोक्ष मार्ग दोष निवारण, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, नियम सार का नामांतर क्या होगा? मोक्ष मार्ग दोष निवारण ग्रंथ। भाई कुंद कुंद जो कह रहे हैं वो बात कह रहा हूं मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूं। समझ में आ रहा है? आप यही कहोगे ना, मोह विपरीतता है, दोष परिहार निवारण, ठीक है ना, और नियम माने मोक्ष मार्ग। तो मोक्ष मार्ग दोष निवारक ग्रंथ, इस अर्थ में आचार्य कुंद कुंद ने इसका नाम नियम सार रखा। अब पूरा का पूरा गोल चेंज हो गया, सिनेरियो चेंज हो गया आपका। अभी तक हम क्यों पढ़ रहे थे इसको कि आचार्य कुंद कुंद ने अपनी भावनाओं की पुष्टि के लिए लिखा। दुनिया के लिए तो बहुत से लिखे थे, एक उन्होंने अपने लिए लिखे। यही चर्चा कर रहे थे हम कि नहीं कर रहे थे शुरू से? यही हमारा लक्ष्य था कि हम पूरा व्याख्यान इस दृष्टि से करें। लेकिन तीसरी गाथा में ही आचार्य देव ने सारा कुछ चेंज कर दिया। भाई साहब अपना भ्रम निकाल दो, ये मैंने अपनी भावना की पुष्टि के लिए मुझे लिखने की जरूरत नहीं। जो व्यक्ति दिन रात उस चिंतन में रहता हो, दिन रात उसी भाव भूमिका में रहता हो, तो वो अपने भावनाओं की पुष्टि अपने भावों से कर लेगा, अपने चिंतन से कर लेगा। उसे उसके लिए कुछ लिख के रखने की जरूरत है। मुझे झूठ नहीं बोलना, ये क्या मैं लिख के रखूं? घर में लिख के रखूं, भाई साहब मुझे झूठ नहीं बोलना, मैं आज से चोरी नहीं करूंगा, लिख के रखते हो? अपनी भावना है, अपने संकल्प है, उनकी पूर्ति के लिए मुझे लिख के रखने की कोई जरूरत नहीं। देखो भैया, मैं बड़ा मतलब निश्चलता से अपनी गलतियां मानने वाला व्यक्ति हूं। हमने शुरुआत इसलिए की थी कि ये कुंद कुंद आचार्य देव ने ये ग्रंथ अपनी भावना की पुष्टि के लिए लिखा है। जब वो खुद लिख रहे हैं तो भाई हम कैसे उसका विरोध कर सकते? नहीं भावना निमित्तम मयि कर्मणि हिंसा। लेकिन वो दरअसल उनको इतना पसंद आ गया कि इसकी एक एक गाथा, एक एक वर्ण विषय बहुत मन भा जाता है। कभी जब आपको कोई चीज अपने परिवेश में बहुत व्याप्त, अभी हमने देखा था जब ये कोविड फैला तो जो विटामिन सी की गोली का पत्ता 5 से 10 रुपए का मिलता था, सिंपल, कोई पूछता नहीं था, उसके इतने पत्ते, इतने ब्रांड आ गए और वो 100, 150, 200 तक पहुंच गए। क्या पत्तों के कलर डिजाइन बदल गए। कौन कौन सी कंपनियां कुकरमुत्तों की तरह होगी पता ही नहीं चला, समझ गए ना? और पूछो तो वो लिम्सी मिल नहीं रही, 5, 7, 10 रुपए वाली दवाई नहीं मिल रही। भाई साहब यही है, क्यों? क्योंकि ये तो ये भी 5, 7 रुपये, लेकिन अब इसमें प्रिंट ये है, सो लूट रहे। जब आपको जो समस्या खड़ी हो जाए तो वह चीज उतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। हर कोई जेब, किसी की जेब में देख लो वो मिलने लगी चीज, समझ गए? मैं कोई दवाइयां जेब में रखना है, इसको कोई आदर्श बता रहा हूं नहीं, ये तो दृष्टांत मात्र है, उतनी सीमित लेना।
नहीं तो कहोगे आप तो ऐसे ही कह रहे थे। ये बड़ी समस्या है, जिनवाणी गद्दी पे बैठ के कोई चर्चा करो तो लोग हर चीज को आपका प्रतिपादन बता देते हैं। लौकिक दृष्टांत है, जो दुनिया में क्या चला वो बता रहा, मैं उसका समर्थन कर रहा हूं ये नहीं, समझे। तो जैसे जिसकी जरूरत पड़ी तो वो वस्तु आपकी स्वतः प्रिय प्रायोरिटी पे आ जाती है। ऐसे ही कुंद ने अंत में लिखा कि आज के परिस्थितियों में जब मोक्ष मार्ग का इतना विपरीत प्ररूपण चल रहा हो, इतना विपरीत आचरण चल रहा हो, समझ गए ना, तो ये नियम सार मेरे लिए मेरी अपनी भावनाओं की पुष्टि। अब मुझे लगता है कि ये बात जो लिख दी, जिसको मैं जीवन में धारण कर रहा था, जो मैं शुद्ध मार्ग अपने जीवन में पाल रहा था, अब लगता है चारों ओर के सिनेरियो को देख के कि मैं कितने सही रास्ते। इससे मुझे अपनी भावनाओं का बल प्रतीत होता है। इसको पढ़ के वो और लगता है कि और दृढ़ता से और बेहतर करूं। यही कारण था वर्धमान चरित्र। पॉइंट समझ रहे? वर्धमान चरित्र का कारण क्या था कि आपको सारी दुनिया विपरीत जा रही है और आपकी निष्ठा उस शुद्ध आचरण में और अधिक बढ़ रही है। और बढ़ाने वाला ग्रंथ कौन बना? नियम सार। ये कहा है कुंद ने ये नहीं कहा वहां कि मैंने अपनी सुविधा के लिए लिखा था। डिफरेंस समझ रहे? तो लिखा क्यों था कि उस समय मोक्ष मार्ग के बारे में बहुत सी विपरीतताएं प्रचलित हो गई थी। कुछ मान्यताओं में थी, अवधारणाओं में थी और बहुत सारी क्रियाओं में थी। प्रतिक्रमण का मजाक बनने लगा। आज क्या भाई साहब, आपसे पूछता हूं, आज क्या है? प्रतिक्रमण के मुकाबले, जिसको हम बड़े श्रद्धा से कभी कभार साल में एक आध बार कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, उसके मुकाबले मजाक कोई दूसरा है। क्योंकि आज तक जो चलता था वो क्या चलता था? मुनियों का प्रतिक्रमण श्रावक, अविरत श्रावक पढ़ रहे, देशवृत्तियों का अविरतियों का बना ही नहीं था। अब हम पढ़ लेते थे, हाथ जोड़ लेते थे, कहीं कुछ 3 प्रदक्षिणा दे ली, कुछ कर ली, अपनी जगह गोल घूम लिए, 3 आवर्त एक श्रोणति कर ली। ये सब जो क्रियाएं की जा रही थी और दिमाग में बिठाया जा रहा था ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, आप सब ठीक हो जाएगा, तुमने प्रतिक्रमण कर ली। प्रतिक्रमण कहते किसको है? प्रत्याख्यान कहते किसको है? आलोचना कहते किसको है? इसका अता पता किसी। तीन आवर्त तो एक श्रोणति याद रही, लेकिन 3 आवर्त तो एक श्रोणति के पीछे जो भावना थी, जो लक्ष्य था, वो भूल। इसलिए उन्होंने प्रतिक्रमण का अधिकार लिखा, इसलिए उन्होंने आलोचना। अब आप सोचिए कि किन किन विषयों में भ्रम व्याप्त हुए थे, किन किन विषयों में जीवन में विकृतियां आई थी। यहां उतने अधिकार लिखे गए, यहां पर मात्र वो नहीं लिखे गए कि जो मोक्ष मार्ग के अधिकार है। मोक्ष मार्ग के प्ररूपित विषय बहुत सारे हो सकते हैं। अकेले सम्यक दर्शन में ही 8 अंग है, सारे दोषों का निवारण, बहुत सारे विषय हो सकते हैं। अकेला सम्यक दर्शन के परिचय देने में बहुत बड़ा ग्रंथ बन सकता है, लेकिन उनके बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं। जिस मुनि धर्म में वो थे, जिस संघ में वो थे, जिन संघों से उनका परिचय था, गृहस्थों से उनका ज्यादा परिचय नहीं था। ये सिद्ध करता है। एक ग्रंथ भी उन्होंने गृहस्थाचार के बारे में नहीं लिखा। यदि कुंद का व्यक्तित्व बताना हो तो कुंद के ग्रंथों से बताओ। आप निकालना जानते हो तो निकाल के दिखाओ। मैं सिद्ध कर सकता हूं कि कुंद गृहस्थों में आहार लेने भले ही जाते हों, पर उनसे चर्चा तक नहीं करते थे, उनसे संपर्क नहीं करते थे, उनकी संगति में नहीं बैठते थे, उनके आयोजनों में नहीं जाते थे, उनके लिए मंदिर नहीं बनवाते थे, उनके लिए सानिध्य और प्रवचन भी देने नहीं जाते थे। यदि होते तो कहीं तो उन्होंने गृहस्थों के सुधार की, उनके जीवन के बारे में कोई कमेंट्स किया हो। उन्होंने राजा का दृष्टांत दे दिया समय सार में। जैसे कोई राजा के निकलता है तो
राजा को जानकर लोग ये करते, वो आहार के लिए जा रहे हैं, उस समय जो दिख गया वो दे दिया, लेकिन वो उनका लक्ष्य नहीं था, वो दृष्टांत मात्र था। कितने निष्प्रह रहे होंगे, कितने कैसे वनवासी रहे होंगे जिन्होंने संसारी जनों से संपर्क ही नहीं रखा। यदि बात भी की, अरे मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन तो अविरतियों से भी संबंध रखता है, सम्यक ज्ञान तो अविरतियों से संबंध रखता है। इस पूरे ग्रंथ में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के कितने गाथाएं और कितने अधिकार हैं। आप डिफरेंस समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं है? पर वो उन पे जितना तवज्जो दी जानी चाहिए थी उतनी तवज्जो उन पे है नहीं। समझ गया? इससे आप समझो कि कुंद का निजी व्यक्तित्व क्या था। उन्होंने जब लिखा कि मैंने विपरीतता के परिहार के लिए यहां पर सार नाम का शब्द दिया है, मेरे सार का मतलब समझना कि मोक्ष मार्ग की विपरीतताओं का परिहार करना चाहता हूं। बहुत सी विपरीतताएं मोक्ष मार्ग में आ गई हैं कुंद के समय में, जो मैं देख रहा हूं अपने चारों ओर, और मेरा लक्ष्य है कि ये ग्रंथ लिख के मैं उन सब विपरीतताओं को दूर करूं, कम से कम सिखाऊं, समझाऊं तो, बताऊं तो। अब किसी को कान पकड़ के तो करा नहीं सकते, लेकिन सत्य बताऊं तो। आज यदि लोग, आज के मुनि संघ यदि नियम सार को इस दृष्टि से पढ़ लें कि ये तुम्हारे ऊपर मारा गया चाबुक है, तुमने जो गड़बड़ियां की ना उसके लिए चलाया गया चाबुक, अब तुम कुंद को मानते हो या नहीं मानते हो तय कर लो। यदि मानते हो तो नियम सार के एक एक चाबुक को, एक एक निर्देश को, एक एक दोष परिहार को तुम अपने जीवन में लागू करो। और हमें अब जो चर्चा करनी है उन दोषों की पहचान करके उन दोषों का निवारण कैसे हो वो चर्चा करनी है, ना कि कुंद ने अकेली अपनी वो भावना उनको पसंद बहुत आए और उनसे उनकी भावना की भी पुष्टि हुई, इसका निषेध नहीं ख्याल में। लेकिन शुरुआत में उनका संकल्प क्या है कि मोक्ष मार्ग में आई विपरीतताओं का परिहार करना ये मेरा लक्ष्य है, और इसीलिए मैंने इसको सार कहा। प्रवचन सार को सार कहना और नियम सार को सार कहने में बहुत बड़ा अंतर है। अभी तक अपन ने प्रवचन सार की चर्चा में उसको सार क्यों कहा ये अपन ने खुलासा नहीं किया। मुझे अच्छी तरह याद है, कभी हल्की फुल्की बात आई हो, ज़्यादा नहीं है। वहाँ पर सार कहने का मतलब भगवान की दिव्य ध्वनि, उसमें जो मुझे अभिप्रेत था जानना, वही जिज्ञासा हुई, मुझे वही समझ में आया और उसी को मैंने संक्षेप रूप में लिख दिया। वहां वह था। और यहाँ सार का अर्थ क्या है कि जो उनके काल में आई जो मोक्ष मार्ग में विपरीतताएं हैं उनका परिहार करना, ये यहाँ इनका लक्ष्य। और इसलिए इन्होंने सार विधि वैणम, ये सार शब्द का प्रयोग किया। आज की 1 घंटे की चर्चा में यदि एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया तो नियम सार के प्रति पूरी दृष्टि बदल जाएगी। मुझे पता है नियम सार पर पीएचडी हो चुकी है, पर आज की पीएचडियां वास्तव में दयनीय स्थितियां हैं। मैं तो यूनिवर्सिटी की मीटिंग्स में बोलता हूँ, भाई साहब यदि ईमानदारी से कोई परीक्षण करने लगे, ये मिठाई खिलाए बिना, पार्टी दिए बिना वाइवा होने लगे, तो भाई साहब शायद एक भी पीएचडी पास नहीं, एक भी पीएचडी पास नहीं हो। ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रहा हूं, बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं। मैंने तो उन वाइवा में जाना छोड़ दिया। क्यों? मैं उस पर साइन नहीं करना चाहता। कोई क्वालिटी नहीं है। असली शोध क्या है, पहले आप लक्ष्य समझो। जब आचार्य साफ कह रहे हैं कि मैंने विपरीतताओं के परिहार के लिए यहां सार शब्द का प्रयोग किया, और ये चलताऊ नहीं है, कैजुअली नहीं कह रहे हैं, खलू, मैं पूरे होशो हवास में कह रहा हूं, पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, पूरी दृढ़ता से कह रहा हूं।
व्यवहार नहीं है ये बात, हाँ व्यवहार से कह दिया हो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल कंफर्म। ये खलु का अर्थ निश्चय भी नहीं है, हाँ ये दृढ़ संकल्प वाची है, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। पूरी दृढ़ता से ये बात कह रहा हूं कि मेरे युग में मोक्ष मार्ग में बहुत सारी विपरीतताएं आ चुकी हैं, प्रचलित हो चुकी हैं। आप सोचिए कितना समय बीता था, लगभग 500 साल। शासन नायक महावीर और कुंद के काल में लगभग 500, थोड़ा बहुत 19-20 ज्यादा हम गणित के चक्कर में नहीं पड़ रहे, पर लगभग 500 साल बीते, ठीक है ना। और 500 साल का नतीजा क्या था कि कुंद को ये लिखना पड़ा कि उनके काल तक, उन 500 सालों में मोक्ष मार्ग की साधना में अनेकों विपरीतताएं आ गई, और खास तौर पे जिन जिन मुद्दों पे उन्हें विपरीतताएं दिखी, उन मुद्दों के अधिकार इस ग्रंथ में लिखे। और सबकी चर्चा भी करूंगा, लेकिन खास तौर पे 3 की चर्चा आपको की, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना, और इनके निश्चय व्यवहार दोनों पक्षों पर उन्होंने अधिकार लिखे। इसका मतलब है ये जो 3 मुनि धर्म की साधना के अभिन्न पक्ष हैं, ये पूरी तरह से लगभग करप्ट हो चुके। इनमें दैहिक क्रिया की जा रही थी, पर वो क्रिया ना तो उसका अर्थ समझा जा रहा था और ना वह भावों तक पहुंच रही थी। इसलिए उन्होंने परमार्थ आलोचना, परमार्थ प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान, ये जो नाम दिए, ये क्यों दिए कि तुमने इनकी आत्मा को छोड़ दिया और बाहरी क्रिया को ही सब कुछ मान लिया, और बाहरी क्रिया का भी अर्थ पता नहीं, तुम्हें किए जा रहे हो अर्थ पता नहीं। मैं आज किसी से पूछूं, संजय भाई 7 फेरे लिए थे, क्यों लिए थे 7? बताओ, बुरा मत मानना। आप जैसे 3 प्रदक्षिणाओं को आपने कर लिया, 7 फेरों का भी तो कुछ होगा, लेकिन सब शादी करके बैठ जाते हैं, किसी को पता नहीं, समझे? सिर्फ साफा कलगी हर चीज के नेग होता है। कोई बहन लेती, कोई बुआ लेती, वही क्यों लेती? भाभी जी आपको पता है नहीं, कभी रिसर्च करके देखना, सोचना कि आप लोग ये लिख तो लेते हो डायरी में कि ये नेग फला से करवाना, लेकिन वो नेग वही क्यों करे? कोई नेग फूफा करेगा, कोई नेग जीजा करेगा, कोई नेग मां करेगी, कोई नेग बहन करेगी। चक्कर क्या है? पर हमारी रूढ़ियां जीवित रह गई हैं, ना रूढ़ियों का परिचय हमें पता है और ना ही उसके परिणाम का परिचय, ना भाव पक्ष पता है, ना द्रव्य पक्ष पता है, मृत कलेवर की तरह रह गया है। ये जब आचार, मोक्ष मार्ग की परंपरा, मोक्ष मार्ग का साधन मृत कलेवर की तरह रहने लगे, तब नियम सार जैसे प्राण फूकने वाले ग्रंथ की जरूरत है। उसके लिए उन्होंने नियम सार लिखा, ये सामान्य तौर पर नहीं लिखा। कितनी पीड़ा रही होगी कुंद के मन में, क्या एहसास जगे होंगे, क्या देख देख के मन दुखी होता होगा, तब उन्होंने नियम सार जैसा ग्रंथ लिखा। श्रावण की उस परंपरा की गरिमा सोचिए आप कि जो धरसेनाचार्य जोड़ी पहाड़ के ज्ञाता थे, मंत्र शास्त्र के ज्ञाता थे, मंत्र शास्त्र का प्रयोग भी उन्होंने परीक्षा भी करते थे। दक्षिण तो भूतबली को दिया था ना, 2 मंत्र दिए थे, उन्हीं के आधार पर परीक्षा की थी, योग्यता की। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जोड़ी पहाड़ को लिखा नहीं, जोड़ी पहाड़ का उपदेश। क्यों? क्योंकि इससे लोग विकृत होंगे, दुरुपयोग करेंगे, इसका आत्म साधन में उपयोग। उस दिन तो वो भूतबली जानते थे कि मंत्र क्या है और उसका प्रयोग कैसे होता है, लेकिन उन्होंने लोक के प्रदर्शन के लिए उसके बाद पूरा जीवन देख लो, कभी उन्होंने प्रयोग करके नहीं पढ़िए, पूरा सतखंडागम पढ़िए,
उसकी सतखंडाम लेखन की कथा पढ़िए, कहीं एक भी प्रयोग नहीं, कहीं दोबारा मंत्र का साधना नहीं मिलेगी। क्यों? और आज जिन्हें कुछ भी पता नहीं है मंत्र की साधना का, आज दृढ़ता से कह रहा हूं आपको, जिनवाणी पे हाथ रख के, जिसके ज्यादा नॉलेज हो सामने आ जाए, चैलेंज देता हूं। वो लोग अरे ये छोटे मोटे झाड़ फूके, बर तैया के काटने का, बिच्छू के काटने का, ये चीजें छोड़ दो, समझ गए? जो लोग इनके मंत्र वेत्ता बनते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, सामने आए बात करें, मैं ओपन चैलेंज देता हूं कि वो मंत्र का अर्थ भी जानते हैं। आपको आज मंत्र शब्द का अर्थ बताओ। मंत्री बोलते थे, मंत्री बोलते थे। मंत्री कौन होता है? किसे मंत्री कहते हैं? मैं नेचुरली जो मंत्र का ज्ञाता है वो मंत्री, और मंत्रणा माने वो कभी भी अपनी सलाह अपनी फाइल में लिखकर गोपनीय ढंग से देगा, वह मंत्री परिषद में उसे डिस्क्लोज नहीं करेगा। वह पीएम तक पहुंचाएगा। अब पीएम निर्णय करेगा तुम्हें क्या करना है। यदि वह बीच में बोल गया, आप जानते हो बजट संसद में भले ही पढ़ा जाता है, लेकिन उसके पहले पीएम के पास कॉपी होती है, डिस्कशन होता है, लेकिन किसी को पता नहीं होता पूरी मंत्री परिषद में कि क्या लिखा जा रहा है। वो तहखाने में वो हलवा टोटका होके जो किया जाता है, भाई तुम्हें खाने पीने माल मिलेगा, लेकिन यहाँ से निकलना। 7 दिन थे वो प्रेस में वही छपता था पहले, वही छपता। ये जो सारी बातें हैं ना, ये आप अंतर समझ रहे हैं ना। मंत्र वो होता है कि जो तीसरे कान तक न पहुंच पाए, जिसको पात्र समझा जाएगा, सिर्फ उसको सिखाया जाएगा, वह मंच से बोला नहीं जाएगा, पढ़ के पीली सरसों नहीं फेंकी जाएगी। जो ऐसे करते हैं वो मंत्र नहीं है, ना मंत्र के वेत्ता। आज आपको क्लू दे रहा हूं, जो लिख के दे वो मंत्र नहीं जानता, जो पब्लिक को सुनाए वो मंत्र नहीं जानता। यद्यपि मेरा लक्ष्य वो नहीं था, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि हमारी कुंद कुंद कहते हैं, हमारे जो आचार्य परंपरा थी उसने तो इतनी सावधानी रखी कि संघ में विकृतियां ना हो जाए, तो वो उन्होंने कर्म सिद्धांत क्यों लिखे? सुनो, आज तक आपने मेरे से सुना होगा कि उन्होंने जिन शासन की आत्मा को नहीं बताया, आत्मिक पुरुषार्थ को नहीं बताया था। अब सुनिए, उन्हें चिंता ये थी जो कुंद कुंद को यहाँ है कि लोग कर्मों से डरे तो सही। ऐसे ऐसे 8 कर्म, 148 प्रकृतियां, इनके एक एक समय की भूल और इतने इतने कर्मबंध, और उसका ऐसा ऐसा दुष्परिणाम आता है, ऐसे ऐसे नरक निगोदों में भ्रमण होता है, ऐसे ऐसे कष्ट भोगना पड़ते हैं। ये सब खुलासा किया ताकि कम से कम दुष्कर्मों से डरना तो शुरू हो। वो युग था जब लोग बेधड़क पापी होते जा रहे थे। बात समझे क्या कहा? लोग बेधड़क पापी होते जा रहे थे। ये विडंबना हो गई थी बहुत बड़ी। अभी इस बात समझ में आ रही? इसलिए उन्होंने पहले प्रायोरिटी दी कर्म सिद्धांत के ग्रंथों। परिणामों को पहचानो, तुम्हारा एक एक परिणाम क्या क्या तुम्हारा दुष्फल दे सकता है, उसकी बारीकी को जानो। रूपल बहन, आज जो चर्चा चल रही है ना, इसको आप पूरे पिछले अभी तक के प्रतिपादन में नई क्रांति, नया अध्याय मानी। हम उनको नए नजरिए से देखना शुरू करें। आज कुंद कुंद ने हमें पूरी दिशा दे दी कि उनके काल तक विपरीतताएं इतनी हो गई थी कि कीप कंसल्ट टू सर्जन ये लिखने की जरूरत पड़ने लगी। फिजिशियन दवा देने को अब हाथ खड़े कर लिए थे रिपोर्ट देख के आपकी, उसकी हिम्मत नहीं थी कि अब वो कोई आपको दवा सुझाए। सर्जरी की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। ये तो सर्जरी का ग्रंथ है। इस दृष्टि से जरा विचार करिए कि नियम सार है क्या और नियम सार को अप्लाई कैसे किया जाना चाहिए। हमारे अन्य ग्रंथ भी हैं भाभी, मूलाचार है,
भगवती आराधना। आपने उनमें बाहरी क्रियाओं का नाम ले लेके उन सबका प्रतिपादन तो किया, लेकिन उनकी मूल आत्मा क्या थी उसकी चर्चा। ये वो ग्रंथ है जिसमें पहले उनके परमार्थ स्वरूप या निश्चय स्वरूप उसको बताते हुए साथ में व्यवहार की भूलों की जो मार्मिक अंतर है, जो मामूली अंतर है, क्रिया तो वैसे ही दिखेगी लेकिन क्रिया करते समय आपकी परिणति बदलेगी। नहीं आया समझ। मैंने एक बार देखा, इससे बहुत साल हो गए, एक ऑस्ट्रेलियन दंपत्ति थी, मतलब लड़के लड़की थे, दंपत्ति तो नहीं कहना चाहिए। उन्होंने स्पेशली जयपुर आके शादी की भारतीय रीति रिवाजों से। क्यों तुम्हारे यहाँ शादी नहीं होती क्या? ये होती है। तुम्हारे धर्म में कोई शादी के विधान नहीं है, नियम नहीं है कि फिर तुमने वो क्यों नहीं की, वहां क्यों नहीं की? एक प्रश्न समझ में आ रहा है। पूछा गया उनसे, वहां के जर्नलिस्टों ने पूछा कि आपने फिर वहां ऐसा क्यों नहीं किया? तो उसका उत्तर उन्होंने दिया कि हमारे यहाँ सुबह हाथ पकड़ते हैं, कब हाथ छोड़ दें इसका कोई भरोसा नहीं है। हिंदुस्तान में ऐसे क्या संस्कार होते हैं, हमारे यहाँ अनुकूलताएं ज़्यादा है, प्रतिकूलताएं हिंदुस्तान में ज़्यादा है, समस्याएं यहाँ ज़्यादा है। हमारे यहाँ संसाधन बहुत है, आपके यहाँ बहुत कम है। उसके बावजूद हमारे यहाँ वो भावनात्मक दृढ़ता नहीं आ पाती है संबंधों में। हमेशा आशंका बनी रहती है कि जो आज इतना प्यार दिखा रहा है वह अगले क्षण क्या कह देगा, कब गुड बाय कह देगा, इसका भरोसा नहीं। जैसे आजकल की कंपनियां जो हैं इतना बड़ा पैकेज देती हैं, लेकिन 1 घंटे का टर्म टाइम देंगी, आप अपना हिसाब करो और जाओ। कोई मोह ममता नहीं, कोई अपनापन नहीं। इतना पैकेज क्यों दिया था? दिया था भाई, हमें समझ में आया, हमारा काम था जो दिया था, और हमारा काम की पूर्ति नहीं दिख रही, भगा दिया तुम्हें। ऐसे ही जो प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते करते कब मन बदल जाए पता नहीं। यहाँ पर भारत में हम वो चीज, वो संस्कार चाहते हैं जिससे अनंत विपरीतताओं में भी जीवन का प्यार नहीं टूटता है, साथ नहीं टूटता है। हम इसलिए यहाँ शादी करते हैं। अब डिफरेंस समझिए कुछ। कुंद ने वो बताया कि हमारे जो ये वो ऐसे भाव विभोर हो रही वो लड़की, जो जो उसे हल्दी लगी, जो कुछ हुआ उसका मतलब समझाया जा रहा, ऐसी विभोर हो रही, अरे ये हो रहा है, हाँ मुझे लग, कपड़ों पे लग जाए। कहते मेरी यदि ऑस्ट्रेलिया में होती और मेरे अच्छे वेडिंग ड्रेस पे कोई हल्दी जैसा दाग लगा है तो मैं लड़ पड़ती, उसको थप्पड़ मारती, तेल लगाए मैं थप्पड़ मारती, क्या पागलपन है। और यहाँ चाव से लगने दो। क्यों? क्योंकि मैं अपना अनुराग स्थिर रखना चाहती हूँ, मैं अपने राग का विषय बदलना नहीं चाहती इस जीवन में। आप डिफरेंस समझ लीजिए। उसको उसके प्रति जो मोटिवेशन था, सच बताइए, आपके हमें तो भारतीयों में नहीं दिखा। बताइए, डिफरेंस समझ रहे? यहां तो क्षण में लोग बदल जाते हैं। अरे छोटे मोटे झगड़े मतभेद होना अलग चीज है, पर वो मनभेदों तक पहुंच जाते हैं, पता नहीं चलता है कब। ये विडंबनाओं से बचने के लिए, जैसे वो दृष्टांत है मेरा, ऐसे ही कुंद ने वो बाहरी व्यवहार की भी आत्मा को बताया कि ये क्रिया करते हुए तुम्हें ये एहसास जगाना है, इसका वास्तविक अर्थ ये है, और आंतरिक पक्ष इसका ये। इसलिए उन्होंने एक एक कार्य के लिए, अच्छा एक और बात बताऊंगा, क्या मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये 3 ही है, उसमें कोई प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना ये स्पष्ट अंग है क्या? नहीं। उनके अलग से अधिकार लिखे, मतलब उनको भी मोक्ष मार्ग में विपरीतताएं लाने वाले सोर्स बताए। किन सोर्सों से विपरीतताएं आ रही हैं? वो सीधे मोक्ष मार्ग नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग जैसे गंगा वही है, लेकिन आप स्टडी करते हैं कि गंगा में गंदगी ज्यादा कहां से मिल रही है। कुछ गंदगियां तो मिलेंगी,
और वो समय से अपने आप साफ हो जाएंगी। पानी बहता है, अपने आप साफ होती है। लेकिन जो गंदगियां उसमें अमोनिया बढ़ा देती हैं, झाग बढ़ा देती हैं, अपेय बना देती हैं, जीवों के मरने का कारण बन जाती हैं, ऐसे सोर्सों की पहचान करो। किस घाट से मिल रहे हैं ऐसे केमिकल्स? ये वो घाट है, प्रतिगुण प्रत्याख्यान आलोचना, ये वो घाट है जिनसे मोक्ष मार्ग रूपी गंगा में प्रदूषण मिल रहा था, विपरीतताएं मिल रही थी, इसलिए उनके अधिकार बने। अन्यथा नियम सार में मात्र 3 अधिकार होना चाहिए: एक सम्यक दर्शन अधिकार, एक सम्यक ज्ञान अधिकार, एक सम्यक चरण। रवीन जी, मेरी बात पकड़ में आ रही है? ये एक शब्द पर, एक मूल मुद्दे पर मैं सारा व्याख्यान कर, क्या दृष्टिकोण लिया कुंभ ने, कहां गंगोत्री से लेके और गंगा सागर तक कहां कहां उन पॉइंटों को चल के चिन्हित किया कि जिन सोर्सों से किस किस तरह की गंदगी इस गंगा में मिल रही है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग रूपी इस गंगा में कहां कहां प्रदूषण मिल रहा है। उन सोर्सों को पहचानो, उन जगहों को पहचानो और उनकी कारण मीमांसा और उनका समाधान बताओ। दूसरे गांव में भी नाला मिलता है, आप उसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं करते। मेरे प्रश्न जरा ध्यान से सुनना, नाराज मत। क्या कहा मैंने? गंगा के लोग वो कहें, बनारस के लोग कहें कि दूसरे गांव में भी तो मिलते हैं नाले, उनके लिए आपने कुछ नहीं कहा। बनारस में मिलने वाले नालों के लिए आपने सारा दोष देने लगे। कहते बनारस का जो साड़ी और जर्दा उद्योग है, उसका जो जहर है वह दूसरे गांव की मल से ज्यादा खतरनाक है। बदबूदार वहां भी मिलता है, आपका हो सकता है उतना बदबूदार नहीं दिखे। गंदा वहां भी दिखता है, हो सकता है आपका उतना गंदा नहीं दिखे, लेकिन जल को अधिक प्रदूषित करता है। इसलिए हम आपको लक्ष्य बनाते हैं। भूल चूक बहुत से पक्षों पर हो सकती है। नवीन जी, ये विषय वास्तव में मतलब कभी कभी ही अपनी चर्चा पर अभिभूत होता हूं, ये वो विषय है। जीवन में बहुत से पक्ष हो सकते हैं, कहां चूक नहीं हो सकती है, लेकिन कुंद ने यहां जिनको चिन्हित किया है, ये वो सोर्स है जिनसे जहर मिल रहा है, गंदगी नहीं मिल रही। जब नदी की धार बहती है, गंगा जैसी नदी की धार, तो उसकी लहरें वह गंदगी को अपने आप साफ कर देती हैं। थोड़ी दूर जाके वो साफ हो जाती है। वो नालों का पानी मैल मिलके भी साफ हो जाती है गंगा, लेकिन जब आपके केमिकल्स मिलते हैं तो वो निरुपाय हो जाती है, वह उसको फिल्टर नहीं कर पाता। इसका मतलब इसके नियम सार के जो अधिकार हैं वो मोक्ष मार्ग रूपी गंगा में मिलने वाले केमिकल्स के सोर्स हैं, जहर के सोर्स हैं। वो मात्र गंदगी के सोर्स नहीं थे, वह अतिचार के सोर्स नहीं थे, वह छोटी मोटी भूलों के सोर्स नहीं थे। दिखे आपको स्पष्ट के गलती है, अकेले दिखने वाली गलतियां ही गलतियां नहीं होती हैं, जिनका दूर तक असर होता है वो गलतियां ज्यादा बड़ी गलतियां। समझिए, ये दृष्टिकोण आपको क्लियर रखना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। यदि ये आप डिफाइन नहीं कर पाए तो इसका मतलब है भाई साहब बड़ी भारी चूक कर रहे हैं। नियम सार है क्या और नियम सार का कॉन्सेप्ट क्या है? अभी किसी ने, मेरे मित्र हैं, उन्होंने नियम सार पर पीएचडी लिखी, वो मेरे पास बुक भेजी, मैंने पूरी पढ़ी, पूरी पढ़ के उनको एक लाइन लिख के दी, भाई साहब कृपया नियम सार दोबारा पढ़िए। इतनी मोटी छपी छपाई बुक 400 पेज की, उस पर मैंने एक लाइन का कमेंट्स लिखा, भाई साहब कृपया नियम सार दोबारा पढ़िए। फिर भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये अर्थ ही नहीं है। कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। अभी आपने कुंद की मूल गाथा ही नहीं पढ़ी है। आजकल पीएचडी के नाम पर होता क्या है? पीएचडी करना नियम सार। अब देखना आपको पीएचडी की सिनॉप्सिस कैसे बनती है। पहले भारतीय दर्शन और जैन दर्शन बताया जाओ इतिहास
ठीक है ना। जैन दार्शनिकों आचार्यों की परंपरा, जैन साहित्य के वर्गीकरण, उनमें दार्शनिक ग्रंथ अलग, आचार शास्त्र के ग्रंथ अलग, कथा के, ऐसे वो वर्गीकरण। अब उसमें फिर तीसरे अध्याय में आते जैन आचार शास्त्र की परंपरा, अब कौन कौन से ग्रंथ थे, और उसमें नियम सार। 3 अध्याय तो निपट गए खाली इधर उधर की बातों। चौथे में नियम सार के अधिकार, उनके प्रतिपाद्य विषय। अरे भले आदमी वो विषय चुने क्यों थे, ये तो निकाला नहीं आपने। ये जो मास्टर की थी वो तीसरी गाथा में विवरीय परिहरत, ये तो निकाल नहीं पाए, तो तुम पीएचडी क्या करोगे उसमें, क्या थीसिस करोगे, क्या शोध करोगे? तुम तो प्रतिशोध निकाल रहे हो, बदला निकाल रहे हो। क्या हम इतनी ज्यादा बातें कहेंगे कि तुम्हारी बात ही दब जाए। आजकल जो संसद में ध्वनिमत होता है वो क्या है? सच्चाई की आवाज को दबाने के लिए ध्वनिमत किया जाता है और कुछ नहीं। जब आपको विश्वास हो कि हाँ हम सत्य को सत्य से नहीं ले सकते, निष्पक्ष होकर नहीं ले सकते, तो हाँ थप 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 कर दो। इतनी आवाज गूंजे के सुनाई नहीं दे रहा, वही लोग धड़ाधड़ नमन पीटे जाए। अब कोई अपने मुंह से अकेला कह रहा, वो बेचारा बुजुर्ग है, हाथ नहीं बजा सकता टेबलों पे, तो वो झूठा हो गया, उसकी बात झूठी हो गई। क्या विडंबनाएं हैं भाई साहब, समझ रहे हो? ये चीजों को हमें समझना होगा। ये सब ध्वनिमत वाले हो गए, शोध वाले। मैं आज आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, जब मैंने उनको एक लाइन लिखी, उन्होंने पढ़ी और पढ़ के कहते भाई साहब आपने तो पूरी थीसिस कैंसिल कर दी, अच्छी हुई आपके पास जैसे नहीं गई थी। नहीं, विडंबना बता रहा हूं। आदि से अंत तक नियम सार के 2 बातें उसमें अता पता नहीं थी। एक तो कुंद ने इससे अपनी निज भावना की पुष्टि कैसे की और किन किन विपरीतताओं का परिहार किया, इन 2 बातों का पता नहीं था उसे। आपके विजन में ये बात नहीं थी, आपके लक्ष्य में ये बात नहीं थी, तो आप क्या करोगे नियम सार पे पीएचडी? और बिहार राज्य शासन से वो पुरस्कृत थी पीएचडी, कोई ऐसा नहीं, सरकार ने उसको स्पेशल अवार्ड दिया साहब, सबसे ज्यादा ग्रंथों के रेफरेंस इसमें दिए इसलिए इसको अवार्ड दिया जाए। अरे कितनों के रेफरेंस दिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, ग्रंथ में क्या दृष्टिकोण दिया, क्या वो निकाल पाए, जो लोग नहीं समझ पा रहे थे उसको क्या उद्घाटित किया, तो उसका नाम शोध। ठीक है ना। आप इतना हल्ला मचा दो, इतने प्रमाण दे दो कि मूल बात ही दब जाए, अगला बोल ही नहीं पाए, ये तो प्रतिशोध हुआ, ये शोध नहीं है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, समय तो हो गया आपका। 1989 की बात, मैंने यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया था, थोड़े दिन हुए थे। बनारस में एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई प्राकृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर, पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान वाराणसी, उन्होंने आयोजन किया। मैं चूंकि नया था, मैंने कभी रिसर्च आर्टिकल लिख के कहीं इंटरनेशनल सेमिनार में पढ़ा ही नहीं था, तो हमारे साथ में हमारे कुछ सीनियर्स भी थे, वो भी जा रहे थे, तो उनका लेख देख, तो उनका किसी का 38 का, किसी का 40 का, किसी का 50 पेज का। मैंने अपना पेज कुल 2.5 पेज का लिखा, ना टाइप कराया कुछ नहीं, हाथ का लिखा। अब वहाँ बड़े बड़े विद्वानों की जूरी बैठी जो मार्क दे रहे, उन्होंने नियम रखा था कि उसमें फर्स्ट प्राइज किसको मिलेगी वो किया जाए। अब जो फर्स्ट प्राइज किसको मिलेगी उसको चयन किया जाए, वो जूरी चयन करे, समझ गए। वो 2.5 पेज का आर्टिकल जब मैंने पढ़ना शुरू किया, मेरा नंबर आया, मंच से वो शीर्षस्थ लोगों की आवाज आ गई, मैं आधा भी नहीं पढ़ पाया था। कहते टाटिया जी इसे कहते हैं रिसर्च आर्टिकल। पंडित दलसू भाई जी मालवड़िया वो बोल रहे थे, श्वेतांबरों के वरिष्ठतम विद्वान थे उस समय के, ठीक है ना, आपको बाई नेम बता रहा हूँ। और नथमल जी टाटिया ये भी श्वेतांबर विद्वान थे, वो बोले इसे कहते हैं रिसर्च आर्टिकल। वो मेरा आर्टिकल टॉप आया
लेकिन बाद में सेकंड किया गया, दूसरे लोग फुदकते हैं, क्योंकि एक दिगंबर विद्वान ने एक श्वेतांबर मंदिर की प्रामाणिकता सिद्ध की। तो जब श्वेतांबरत्व का पोषण हुआ तो उन्होंने उसको नंबर 1 कर दी। वो विद्वान दिगंबर थे, उन्होंने किसी दिगंबर ग्रंथ, दिगंबर मंदिर या दिगंबर सिद्धांत की महिमा प्रस्तुत नहीं की, श्वेतांबर। हमारा उनसे भी झगड़ा नहीं, लेकिन आपका सारा गोल क्या है? जितने आज के दिगंबर विद्वान हैं वो ज्यादातर किसकी वो ये चापलूसी का काम चल रहा है। सत्य के उद्घाटन में कोई लगे हुए नहीं। भले ही वो मेरा सेकंड रह गया हो, लेकिन आज तक मुझे उस बात का संतोष है कि मंच से लोगों ने, मैं अपना पढ़ रहा और मंच बोल रहा कि आज पूरी सेमिनार सफल हो गई, इसे कहते हैं रिसर्च आर्टिकल। तो भाई साहब, रिसर्च क्या है, शोध क्या है? जो मूल में कहना चाहते हैं उसका उद्घाटन करो, उसका मर्म बताओ और उसे प्रमाण सहित सिद्ध करो, उसका नाम शोध। अब ये नियम सार पर शोध चलेगी, पूरा शोध प्रबंध बनवा के बताऊंगा आपको कि एक एक चीज पर किसी को लिखना हो तो लिखते जाना, पता चलेगा कि वास्तव में नियम सार पर रिसर्च किसे कहते हैं। आज समय हो गया और विस्तार नहीं करूँगा।